इस हॉल के भी बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं। मुझे बताया गया कि इस हॉल में जगह कम होने के कारण बाहर आपने टेलीविजन का इंतजाम किया है। आपके बीच में मुंबई के अंदर वाल्मीकियों के अधिकारों के लड़ने वाली एक महिला भी है जो मुंबई से चल के यहां आई है। यह बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं। आपकी जात क्या है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, यह कोई महत्व नहीं रखता। आपके जाने के बाद आपने क्या किया यह महत्वपूर्ण होगा। कश्मीर में जो कुछ हुआ उसमें मेरा और आपका कोई रोल नहीं था, ना हम कुछ उसमें कर सकते थे। हम यह भी कह सकते थे कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यह नहीं हो सकता, अब तो बहुत मुश्किल काम है, यह तो संविधान में है। मैं मानता हूं एक बार आपको अपने होने का बोध हो जाए और आपके अंदर से लालच और मेरा तेरा दूर हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे कोई काम करने से रोके। मैं आपके बीच में वैसे ही खड़ा हूं जहां से 4 साल पहले सफर तय किया था। भारत के संविधान में एक जघन्य अपराध किया गया। 14 मई 1954 को भारत के संविधान में विजनरी प्रधानमंत्री को एक खास राज्य के कुछ लोगों से लगाव था। अब निजी था या सार्वजनिक था यह तो मुझे नहीं पता। क्या उनकी मजबूरियां थी, किन बातों पे वो शर्मिंदा थे, किसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे थे। एक बौना आदमी दिल्ली आया चल के जो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया था और विजनरी प्रधानमंत्री से बोला कि मुझे 370 के अंदर कुछ रियायतें चाहिए। वो ये जानते थे कि ये कुछ विजनरी का जो ठप्पा लगा हुआ है, बाकी तो विजन है नहीं। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, अंबेडकर के पास जाएं, उन्हीं से बात करें इसके बारे में। अंबेडकर के पास शेख अब्दुल्ला गया। शेख अब्दुल्ला ने कहा हमें ये चाहिए, ये चाहिए। काफी देर तक बात करते रहे। अंबेडकर सुनते रहे। अंबेडकर ने कहा आपको चाहिए सब कुछ, बदले में क्या देंगे आप? उन्हें इस किस्म के सवाल की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भारत के संविधान में 370 देकर के मैं ये पाप नहीं करूंगा। यह बताया गया देश को। 50-60 साल किसी देश की उम्र में, किसी सभ्यता के रास्ते में एक लम्हे और एक क्षण के बराबर होता है। नहीं बताया आपको, हमने जानने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, यह भी B.R. अंबेडकर की किताब है। इस पर भी जरा कभी गौर करिएगा। आप बहुत लोगों की किताबें पढ़ते हैं। सच बोलने वाले लोग उस वक्त भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। हमने पहचानने में देर कर दी। सब कुछ जो आज हो रहा है वही लिख के गए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सच मानो में 1947 के बाद यह तय होना था कि भारत का राष्ट्रपिता कौन होगा, तो मैं आज दावे से कहता हूं B.R. अंबेडकर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता था। उस वक्त भी सच बोलने की हिम्मत थी और आज उसके लिखे हुए को पढ़ के राष्ट्रवादी ताकतों को वो बल मिलता है जो बात वो नहीं कह पा रही थी 70 सालों से। B.R. अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, उस किताब का नाम है B.R. अंबेडकर ऑन नेशनलिज्म। मैं उस किताब में अभी रिसेंटली गया था विशाखापट्टनम, वहां मुझे किताब मिली। उसको पढ़ के मुझे लगा कि विजनरी किसे कहते हैं। यह सोच के खुशी हुई
कि एक आदमी उस समय कितना विजनरी था। उस किताब में उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है जो आज के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस किताब में वो ये लिख रहे हैं, क्या अंग्रेजों ने अगर हमें रेल दी, सड़कें बनाई, हमें सुविधाएं दी, तो क्या इसके बदले में हम अंग्रेजों को भगाने और इस देश के छोड़ के जाने के लिए स्वतंत्रता का आंदोलन बंद कर दें? तो फिर दिल्ली में 200 रुपए बिजली का बिल देने के लिए आपने किन्हें सत्ता पे बिठाया है? अगर कोई विदेशी ताकत आज आपको कह जाए कि हम साल भर आपके बच्चों को विदेशी ब्रांड के कपड़े देंगे, तो दिल्ली की वोटिंग से तो मुझे लगता है कि लोग इस देश की सत्ता उन्हें सौंप देंगे। अगर विजनरी था तो जो बात उन्होंने उतनी पहले कही थी वो आज सच साबित हो रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो तथ्यों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, फैक्ट के साथ आज समाज में इंटेलेक्चुअली काउंटर करने का समय आ गया है। हम किसी नैरेटिव को फैक्ट के साथ, फिगर के साथ डिमोलिश नहीं करते। इसलिए बॉन का इतिहास इस देश में पढ़ाया जा रहा है। मैं कुछ किताबों का जिक्र करता हूं, उन किताबों का रेफरेंस आप भी दे सकते हैं। अभी रिसेंटली एक किताब मुझे मिली है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब की राइटर का नाम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन वो राइटर भारतीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण नाम था। वो 1917 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। उनका नाम था एनी बेसेंट। 1922 में उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में वो ये लिखती हैं, देखिए किसी ने राज किया हो आपके ऊपर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो ईमानदारी से सच बात लिख के गए। वो अपनी किताब में 1922 में जो किताब उन्होंने लिखी है, उस किताब में वो लिख रही हैं कि जब होम रूल के लिए आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेज, वो लिखती है उसमें, अंग्रेज वो ब्राह्मणों, ठाकुरों यानी अपर कास्ट के खिलाफ जितने भी, जिनको आप दलित मानते हैं, ओबीसी मानते हैं, बैकवर्ड मानते हैं, ये एक नए नए टर्मिनोलॉजी है कि इंसान भी बैकवर्ड होता है और इंसान भी फॉरवर्ड होता है। ये मुझे पैदा होते ही फॉरवर्ड होता है, पैदा होते ही बैकवर्ड हो जाता है। ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है, राजनीतिक है, इसका इस्तेमाल लोग करें। वो ये कहती हैं कि अंग्रेज ब्राह्मणों के खिलाफ छोटी छोटी जातियों को, कमजोर जातियों को, गरीब लोगों को ये कह रहे थे कि तुम होम रूल की मांग मत करो, अगर होम रूल आ गया तो ये ब्राह्मण तुम्हें गुलाम बना लेगा। ये सच बात कहने की हिम्मत एनी बेसेंट के अंदर है, अपनी किताब में लिख रही है। इसलिए आज जो वर्तमान सिनारियो है, इस सिनारियो में भी मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग अपने स्वार्थों को छोड़ करके, अपनी बची हुई जिंदगी की आराम तलबी को छोड़ करके देश भर में घूम रहे हैं, छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो देर में समझ में आते हैं लेकिन बड़े ताकतवर होते हैं। आर्टिकल 35A 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डलवा करके आपने एक आदेश दिलवाया और उस आदेश को भारत के संविधान में 14 मई 1954 को इंसर्ट किया, जिसे देश आर्टिकल 35A के नाम से जानता है। लेकिन 70 सालों में कहीं किसी कोर्ट में, महान महान न्यायाधीशों के कोर्ट में, जहां लोगों को जलीकट्टू की चिंता है, दही हांडी की लंबाई की चिंता है, महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा इसकी चिंता है,
चिड़िया को कौन से फ्लोर पे पाला जाए, किसको न पाला जाए। लेकिन उसी संविधान जिसकी सुबह से लेकर शाम तक व्याख्या की जाती है, इस देश में किसी ने नहीं पूछा आर्टिकल 35A तो संविधान की उस धारा का उल्लंघन है जो धारा ये कहती है कि जो भारत की धरती पे पैदा हुआ है उसका रंग क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के बस सकता है, कारोबार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, शादी कर सकता है। नहीं चर्चा हुई क्योंकि हमारे यहां चर्चाओं से भटकाने के लिए बहुत सारी फिजूल की चर्चाएं चल रही हैं। कभी इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा। ये देश को 70 सालों में ये पता ही नहीं चला कि ये आर्टिकल 35 स्पेसिफिकली खास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया। हमने बनाया और छुपा दिया और पता न चले इसका इंतजाम किया। इसीलिए मैंने कहा कि इतने सारे लोग जो हजारों की तादाद में इस हॉल में बैठे हैं और बाहर बैठे हैं, एक आदमी भी ईमानदारी के साथ किसी एक मुद्दे को उठाए, मुझे पूरा भरोसा है 2 साल में पूरी दुनिया जान जाएगी। और यही समाज उस सच्चाई को जानने के बाद सरकारों पे दबाव बना देगा।